CSIR नेट जून 2023 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी 704062 है। सीक्वेंस के विषय में ये पूछा गया है आपसे। क्या बोलता है क्वेश्चन? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज द सीक्वेंस xn ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्जेंट? ओके, चार ऑप्शंस आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? द सबसीक्वेंस ऑड टर्म्स की, इवन टर्म्स की और मल्टीपल्स ऑफ 3, right, are convergent and have the same limit. And second है the subsequences convergent, but आगे वाली कंडीशन इसने क्या कर दी है? लीव कर दी है और बोला है कि the subsequences x k n k क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ओके, आर कन्वर्जेंट फॉर एवरी के। और ये लास्ट वाला है कि ये वाला लिमिट जो है या इस वाली सीक्वेंस की लिमिट 0 है। तो बताइए कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी एक्सएन किस कंडीशन में? ओके, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। पहले मैं आपको कन्वर्जेंस की डेफिनेशन याद दिला दूं, हाँ, जिसको नहीं पता है। देखो कि एक्सएन सीक्वेंस कन्वर्ट्स टू एल, हम बोलते हैं एल एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन क्या है इसकी? यही है ना, फॉर ईच एप्सिलॉन or each epsilon greater than 0 there exists a natural number m। ओके, कोई एक फिक्स नेचुरल नंबर मिलेगा आपको हर किसी एप्सिलॉन के लिए। हाँ, हर एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, ये अलग अलग एप्सिलॉन के लिए अलग अलग हो सकता है। तो सच दैट क्या होगा कि xn minus l is less than epsilon for all n greater than equal to। ओके, इसको अगर आप और आगे लिखना चाहें तो इसको, इसी चीज को ना क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास ऐसा आएगा, ठीक, और ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ओके, एंड या आप बोलिए ऐसा, एक्स एन लाइज इन दिस इंटरवल और ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब इसको ऐसे भी बोला जाता है, अ सीक्वेंस कन्वर्ट्स टू L if for each epsilon all the terms of sequence lie inside this open interval, for all the terms of the sequence lie inside this open interval except फाइनाइटली मैनी। मतलब फाइनाइटली मैनी को छोड़ दीजिए। हो सकता है कि x1 x2 डॉट 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 xm तक की टर्म्स इसके अंदर ना हो सकता है, हाँ, राइट। लेकिन इनको छोड़कर क्या होंगे? ये तो फाइनाइट है और सारे टर्म्स क्या होंगे? इस नेबरहुड के अंदर होंगे। अब मैं इसी को यूज करते हुए इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूं, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंस की इक्विवेलेंट कंडीशन है। देखिए, पहला वाला बोल रहा है कि ये तीन सबसीक्वेंस कन्वर्ज करती हैं और सेम लिमिट है। देखिए, अगर ये दो सबसीक्वेंस कन्वर्ज करें ना और सेम लिमिट हो, तब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है। इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी दूसरे ऑप्शन में आवश्यकता पड़ेगी। देखिए कैसे। अगर आपकी सीक्वेंस, पहला वाला ऑप्शन है एक्स टू, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एप्सिलॉन आपको दिया गया है, ठीक है, राइट। सो आपको क्या बोला है? एक्स 2n प्लस 1 सीक्वेंस मान लीजिए कि L1 पर L पे कन्वर्ज करती है और एक्स 2n सीक्वेंस क्या है? L पे कन्वर्ज करती है H एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी। ओके, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में बोला है कि उनकी लिमिट क्या है? सेम है, ठीक है। समझते हुए चलिएगा और कहीं समझ नहीं आएगा मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होना चाहिए? किसी भी एप्सिलॉन के लिए, मैं इसको खींच रहा हूं यहां पर, ये L है, ये L माइनस एप्सिलॉन है, सॉरी ये L प्लस एप्सिलॉन है और ये L माइनस एप्सिलॉन है किसी भी एप्सिलॉन के लिए। तो ये सीक्वेंस L पे कन्वर्ज कर रही है ना, तो क्या होगा? एक स्टेज के बाद इस सीक्वेंस के टर्म इस नेबरहुड में आएंगे, राइट, किसी भी एप्सिलॉन के लिए आएंगे ना। या आप ये कहिए कि जो आपकी xn है उसके जो और टर्म्स हैं, और टर्म्स का मतलब जानते हो ना, x1 x3 x5 डॉट डॉट डॉट, एक स्टेज के बाद इस नेबरहुड के अंदर आएंगे किसी भी एप्सिलॉन के लिए, वो स्टेज को कहिए m1। ओके, यानी कि जब जब कोई भी ऑड नंबर क्या होगा? m1 से बड़ा होगा, तब आप पाएंगे कि सारे ऑड टर्म्स इसके अंदर आ रहे हैं, है ना, इससे, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रही है L पे। इसी तरीके से आपको एक M2 मिलेगा जब जब कोई इवन नंबर, राइट, xn, इसमें जो इवन होगा यहाँ पे से बड़ा होगा M2 से, तब सारे टर्म्स इसके अंदर आएंगे ना। मतलब समझिए इसको, x2n L पे कन्वर्ज कर रही है, तो इस किसी भी एप्सिलॉन के लिए आपको एक M2 मिलेगा कि सारे सीक्वेंस
इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स, इस सीक्वेंस के टर्म्स क्या हैं? आपकी एक्सएन सीक्वेंस के इवन वाले टर्म्स हैं, राइट? वो इसके अंदर आएंगे। तो अब आप क्या करेंगे बोलिए कि सारे एक स्टेज के बाद एक्सएन के सारे टर्म्स इसके अंदर आए तो क्या करेंगे आप बोलिए? मैक्सिमम ऑफ m1 m2। गुड, मैक्सिमम ऑफ m1 m2 लेंगे। जैसे ही उसको आप m बोलिए, m इक्वल टू मैक्स ऑफ m1 m2 आप लेंगे, तो आप पाएंगे कि सीक्वेंस के ऑड टर्म्स इवन टर्म्स क्या आ रहे हैं। ओ, ये ऊपर हो गया, सॉरी। ऑड टर्म्स इवन टर्म्स क्या आ रहे हैं, इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ रहे हैं, जो कि कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x2n+1 या ऐसे बोलिए ऑड टर्म्स की सब सीक्वेंस और इवन टर्म्स की सब सीक्वेंस एक ही लिमिट पर कन्वर्ज करती है किसी सीक्वेंस की, तो वो सीक्वेंस क्या होती है, फिर कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये है। आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से एप्सिलॉन वगैरह करके। तो ये क्लियर है ना आपको, सभी को बताइए। ये लगभग सारी बुक में होता है ये क्वेश्चन, पहला वाला। ठीक है, तो इसको मैं सही कर देता हूं। अब देखिए यहां पे सेम लिमिट की बात नहीं कही है इसने। ठीक है, ये यहां पे सहयोगी हो सकता है आपका। दिस कैन बी यूजफुल फॉर यू दैट x3n इज आल्सो कन्वर्जेंट। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। हाँ, कैसे? आपको क्या बोला है, x2n+1 मान लीजिए कि L1 पे कन्वर्ज करता है। अभी लिमिट सेम होगी ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। और x2n किस पे कन्वर्ज करता है, L2 पे कन्वर्ज करता है, एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, हमको ये दिया है, देखिए x2n+1 कौन सी सब सीक्वेंस है, ये मैं आपको लिख के दिखा दूं। x1 x3 x5 डॉट डॉट डॉट, ये वाली सब सीक्वेंस है। और x2n का मतलब क्या है, ये वाली सब सीक्वेंस है, x2 x4 x6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये दोनों कन्वर्जेंट हैं। और एक सब सीक्वेंस और है x3n। x3n का क्या मतलब होता है, ये सब सीक्वेंस का मतलब है, ऐसे इसको अगर आप पूरा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, x3n का ये मतलब है 3x। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, हाँ, मैं आपसे, आप लोग मुझे बताएंगे डॉट डॉट डॉट। अब मुझे ये बताइए, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी सारी सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट होती हैं। यस सर। यस, और उसी लिमिट पे कन्वर्ज करती हैं, राइट। अगर एक्सएन एल पे कन्वर्ज कर रही है तो उसकी जितनी भी सब सीक्वेंस हैं क्या करती हैं, एल पे ही कन्वर्ज करती हैं। अब ये x3n की हम फर्दर सब सीक्वेंसेस बनाते हैं। ठीक है, ये जो x3n है आपके पास, इसकी फर्दर सब सीक्वेंसेस बनाते हैं। कैसे? वो ऐसे क्या है, इसकी एक सब सीक्वेंस ले रहा हूं मैं, ये वाली x3 x9, एक एक टर्म्स को छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, ये वाले छोड़ दे रहा हूं ऐसे। तो क्या आएगा, x3 x9 x15 x21, राइट, समझ रहे हैं आप। अब मुझे बताइए ये कहां कन्वर्ट करेगी, चलिए, दिस कन्वर्ट्स टू, बोलिए। L1 L1। राइट, वेरी गुड, दिस विल कन्वर्ट्स टू L1, राइट। L1 पर कन्वर्ट करेगी नहीं, ओके। तो अभी ये x3n की मान लीजिए, अभी x3n की मैंने लिमिट मानी नहीं है, क्योंकि ये भी कन्वर्जेंट दी गई है सेकंड ऑप्शन में। मान लीजिए कि ये किस पे कन्वर्ज करती है, L पे कन्वर्ज करती है, एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो बोलिए L1 किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये इसकी सब सीक्वेंस है x3n की, और ये इसकी भी सब सीक्वेंस है। L1 और L अलग अलग एक ही होने चाहिए ना, क्योंकि सीक्वेंस की लिमिट तो एक ही होती है ना, यूनिक लिमिट होती है। समझ पा रहे हैं, मैंने x3n की सब सीक्वेंस ली तो ये x3n की लिमिट पे कन्वर्ज करनी चाहिए, क्योंकि x3n कन्वर्ज है, और ये सब सीक्वेंस इसकी भी है। अब बोलिए, देखिए आगे मैं इस वाली को लेता हूं। अब बोलिए कौन सी लूंगा मैं, चलिए अब तो आपको आइडिया आ गया होगा। x6 x12 यस, वेरी गुड। x18। हाँ, x12। पहले तो ये किसकी सब सीक्वेंस है, x3n की, कहां कन्वर्ज करनी चाहिए, यहाँ एज एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी भी लिखता हूं, हाँ, एज एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी। सो कन्वर्ज टू इसकी सब सीक्वेंस है तो एल पे ही कन्वर्ज करनी चाहिए, राइट। और ये किसी और की भी सब सीक्वेंस है, किसकी, देखिए इवन टर्म्स हैं इसमें, तो सारे x6 6 12 सारे इवन है ना, तो इसकी भी सब सीक्वेंस है x2n की भी। तो ये कहां कन्वर्ज करेगी, L2 पे। तो देखिए
L1 L के बराबर, L2 L के बराबर, L1 इक्वल टू L2 आ गया ना आपके पास। दिस इंप्लाइज L1 इक्वल टू L2। तो क्या मतलब हुआ, ये जो इवन टर्म्स की और ऑड टर्म्स की जो सबसीक्वेंसेस हैं वो एक ही लिमिट पे कन्वर्ज कर रही हैं। तो फिर ऊपर वाला जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग ये आपका सही होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो दो ऑप्शन है ना, मैं इनको यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, बड़े आसान है। देखिए ये दो करेक्ट हो गए। हाँ, 3 वाला ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसके लिए बोला है कि सारी सबसीक्वेंसेस कन्वर्ज करेंगी। ये वाली देखिए, ये है क्या, k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेना है। हाँ, x2n x3n x4n x5n ये जितनी भी सबसीक्वेंसेस बनेंगी कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा आपको ना सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। कैसे, मैं आप सीधे एग्जांपल लिख रहा हूँ, लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, कैसे, अगर मैं ये सीक्वेंस लूं, आपने पढ़ी भी होंगी इस तरीके की सीक्वेंस, क्लास में बताई थी मैंने कि xn इक्वल टू क्या लीजिए आप, 0 ले लीजिए इफ n इज प्राइम, ओके, और 1 ले लीजिए इफ n इज नॉट प्राइम। अदरवाइज मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज मतलब अगर n प्राइम नहीं है तो 1 होगा। अब मुझे बताइए ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, जो मैंने ली है, पहले ये बता दीजिए। नहीं। क्योंकि दो लिमिट पॉइंट है ना, 0 भी बार बार रिपीट हो रहा है, 1 भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन इसकी सब लेते हैं। हाँ, मैं एक सब लेके आपको दिखा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने क्या ली, कोई भी सब ली, बोले कोई नंबर बोलिए, के की जगह कोई भी नंबर बोलिए, 5 6 7, जैसे आपने 5 ले लिया, राइट, तो x5 के लिया आपने, ये सब होगी क्या अगर इसको ऐसे लिखो, x5 x10 x, हाँ मैं के ही ले लेता हूँ। हाँ, जैसे सॉरी ये मेरे 5 के नहीं बल्कि kn ले लेता हूँ। ठीक है, x से kn का मतलब क्या हुआ, x के x 2k डॉट डॉट डॉट। अब मुझे बताइए ये आएगी क्या, लिख सकते हैं आप इसको, क्या आएगा ये। मैं पहला वाले टर्म के बारे में वी आर नॉट श्योर, कुछ भी आ सकता है, लेकिन दूसरा वाला टर्म क्या आएगा आपको पता है, 1 1 डॉट डॉट डॉट। क्यों, क्योंकि 2 के तो कभी भी कंपोजिट होगा ना, कि आपके कुछ कुछ भी हो, 2 इंटू समथिंग है, ये प्राइम तो नहीं हो सकता। 3 के भी हमेशा कंपोजिट होगा ना, प्राइम तो नहीं हो सकता। अब हर किसी के लिए होगा ऐसा। के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्यों दिया है जानते हैं आप, अगर ये के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देता तो फिर वो आप बोलते कि एक्स के की जगह 1 रखो और एक्स एन कन्वर्जेंट हो जाता। हाँ, इसलिए के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। कोई भी के की जगह आप नंबर लेंगे तो एक्स के अगर के प्राइम है तो यहाँ पे फिर आपको 0 देना होगा, अगर प्राइम नहीं है तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 है, 1 में से एक नंबर आएगा, लेकिन आगे के सारे नंबर 1 आएंगे। तो बोलिए सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रही है, ये कन्वर्जेंट है ना, 1 को। 1 पे हाँ हाँ। कन्वर्ज कर, गुड, 1 पे कन्वर्ज कर रही है। तो आपने पाया कि एक्स केन क्या कर रही है, हर किसी के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू कन्वर्जेंट है, लेकिन आपकी ये सीक्वेंस ओरिजिनल कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये इसलिए रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब आता हूं मैं फोर्थ ऑप्शन पे, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे किए देता हूँ। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, ये क्वेश्चन नेट में ही दिसंबर 2018 में पार्ट बी में आया हुआ है, और एग्जाम्स में भी आया हुआ है, आईआईटी में भी एक बार आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है कि ये कंडीशन कभी भी इंप्लाई नहीं करती कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं दो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। एक आप वेरीफाई करना, अगर मैं लॉग इन ले रहा हूँ एक्स एन इक्वल टू एक लॉग इन, ओके, अगर आप लॉग इन लें तो एक्स एन प्लस वन क्या आएगा आपके पास, लॉग एन प्लस वन, ओके। तो अब देखें, लॉग एन प्लस वन माइनस लॉग एन, ये सीक्वेंस क्या आ रही है, लॉग एन प्लस वन ओवर एन, ये आ रहा है ना। इसको मैं थोड़ा सा सुधार के लिख देता हूँ ताकि लिमिट कैलकुलेट करने में आपके लिए क्या हो, आसानी हो, राइट, सही लिखा मैंने, ओके, 1 ओवर ये 1 सर प्लस एन। सही था। तो इसकी इसकी लिमिट बोलिए, जो ये सीक्वेंस से बन रही है, क्या आ रही है इसकी लिमिट, एज एन 0। टेंडिंग टू 0, गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट
लॉग, अब सीक्वेंस की लिमिट अगर 0 होती है ना, इसको एक सब सीक्वेंस, इसको एक सीक्वेंस मानिएगा। हाँ, ये xn प्लस 1 माइनस xn, ये भी तो एक सीक्वेंस है, तो ये 0 पे जा रही है, तो इसका मॉड्यूलस भी 0 पे ही जाएगा। हाँ, ठीक है, आपको पता होगा ये। ठीक है, तो हमने क्या पाया, अब आप खुद ही बताइए, लॉग एन कन्वर्जेंट है क्या? बोलिए। नहीं। लॉग एन इन्फिनिटी पे जाती है, आप देखिए log 1, log 2, log 3 डॉट 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 इस तरीके से इन्फिनिटी पे जाती है ना, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये गलत हो गया। एक एग्जांपल और है, रूट एन भी है इसका एग्जांपल, और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम। एक्स एन इक्वल टू रूट एन, ये भी इसको तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन कन्वर्जेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो पाए हैं? अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है सबको? ओके, वेरी गुड। चलिए फिर अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।